हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। चलिए हम इसको समझते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो लिखा है, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑब्लिक और कॉल मनी ऑन हिज शेयर्स as called up by the company, the directors may cancel his shares. This is known as forfeiture of shares. क्या मतलब हुआ इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसा कि आपको प्रीवियसली वीडियोस में मैंने आपको पहले मेंशन किया हुआ था कि जब कंपनी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए होता है तो वो अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। ठीक है, एप्लीकेशन का पेमेंट मिलने के बाद अगर कंपनी जब अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी की इंस्टॉलमेंट अपने शेयर होल्डर से मांगती है और उस वक्त जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी या दोनों ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी रीजन की वजह से या नहीं करता है, उस कंडीशन में डायरेक्टर्स उसके शेयर को कैंसिल कर सकते हैं और इसी कैंसिलेशन एक्ट को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। इसका मतलब अगर डायरेक्टर उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं उसको बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आई होप आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। तो गाइस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि सिंपली कंपनी को जब शेयर होल्डर की तरफ से किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं मिलता है तो इसके बाद कंपनी उनको मिनिमम 14 डेज का नोटिस पीरियड देती है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, द यूजुअल प्रोसीजर इज दैट द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 डेज नोटिस। अब इस 14 डेज के नोटिस में यह लिखा होता है कि जो भी उनका ड्यू अमाउंट है वो भी उनको पे करना है और साथ ही साथ जो उन्होंने लेट किया हुआ है, जो उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, उसका उनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यानी सिर्फ अमाउंट ही नहीं पे करना, अब उसके साथ साथ आपको यानी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे करना है, वो भी विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज के अंदर 14 डेज की नोटिस के अकॉर्डिंग अगर 14 डेज के अंदर वो इसका पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं या नहीं करते हैं, ना अमाउंट दे पाते हैं और ना ही इंटरेस्ट दे पाते हैं, उस कंडीशन में उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा। ये नोटिस में मेंशन किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 14 डेज का मिनिमम नोटिस दिया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि अमाउंट अलोंग विद इट्स इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना है। अगर वो 14 डेज के अंदर अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही पे करने में फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उनके शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा, मतलब उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा। और 14 डेज की नोटिस के बावजूद अगर शेयर होल्डर उनका ड्यू अमाउंट पे नहीं करते हैं जो कि शेयर्स के रिगार्डिंग है, तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं। इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का नाम हटा देते हैं, उसके नाम से जो शेयर रजिस्टर होते हैं उनको हटा देते हैं और उनका शेयर जब्त कर लेते हैं और उन शेयर्स पे एप्लीकेशन या जो जहां तक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कंपनी को रिसीव हुआ है वो भी कंपनी फॉरफीट कर लेती है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के इफेक्ट के बारे में। जैसा कि यहाँ मेंशन है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर शेयर होल्डर से पेमेंट नहीं मिलता है तो शेयर का फॉरफीचर कर लिया जाता है और फॉरफीचर करने के बाद उनका जो भी अमाउंट पेड होता है, ऑलरेडी जो भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने पहले दे रखी होती है, उसका अमाउंट भी कंपनी जब्त कर लेती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब हमने ये तो समझ लिया कि प्रोसीजर क्या था, बट इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इसका इफेक्ट ये पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि जो शेयर होल्डर का नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है और जो भी अमाउंट उसने ऑलरेडी पे किया हुआ था कंपनी को, उसको भी फॉरफीट कर लिया जाता है और जो फॉरफीटेड अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक नया अकाउंट ओपन करके, और उस अकाउंट का नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। याद रखिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये बार बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका नाम आता रहेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका मतलब शेयर होल्डर का नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर से रिमूव करने के बाद जो अमाउंट उसने दिया है उसको फॉरफीट करने के बाद जो फॉरफीटेड अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देगी कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग, प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब हम जनरल एंट्रीज क्या पास करेंगे
जब हम फॉरफीचर करेंगे, फॉरफीचर जब करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगेन हमेशा की तरह जब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि शेयर जब इशू किया गया था वो पार पे था या प्रीमियम पे था। अगर पार पे है तो फॉरफीचर की अलग एंट्री होगी, प्रीमियम पे हो गई तो फॉरफीचर की अलग एंट्री होगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, यानी ऐसा शेयर जिसको पार पे इशू किया गया था, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर 10 ही रुपए पे इशू किया गया था शेयर होल्डर को, और अगर उसका फॉरफीचर किया जाएगा तो एंट्री क्या पास होगी, यानी जब शेयर जब इशू किया जाएगा पार पे इशू किया गया था पार पे, और ऐसे शेयर्स का जब फॉरफीचर करेगी कंपनी तो जर्नल एंट्रीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये पास करेगी। जस्ट लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूं। शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि अभी तक कंपनी ने जितना अमाउंट शेयर होल्डर से मांगा है, इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट, मान लीजिए 10 में से 10 रुपए का टोटल पैसा चाहिए था कंपनी को और पूरे 10 रुपए कंपनी ने मांगे तो 10 रुपीज का अमाउंट यहां पर आएगा। अगर 10 रुपए में से 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट कंपनी ने अभी तक मांगी है तो 8 रुपए शेयर कैपिटल के सामने आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उससे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा जिस भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया है उसी इंस्टॉलमेंट का नाम यहां पर आप मेंशन करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, एप्लीकेशन का पेमेंट सभी ने दिया होता है, तो अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर उसने शेयर कॉल का पैसा नहीं दिया या और भी कॉल्स हैं, फर्स्ट या फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है तो यहां पर उन इंस्टॉलमेंट का भी नाम आएगा, जस्ट लाइक टू शेयर कॉल या कॉल अकाउंट। और उसके बाद क्योंकि आप फॉरफीचर कर रहे हैं तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जस्ट मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो भी अमाउंट फॉरफीट करेंगे, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है उसको फॉरफीट करने के बाद आप एक नया अकाउंट बनाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें उसको ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स व्हाई यहां पर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया हुआ है। उस अमाउंट को यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा जो अभी तक पेमेंट में मिला है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर होल्डर ने सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट दी है जो कि एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन का जितना भी पेमेंट है फॉरफीचर में आ जाएगा, क्योंकि आप वही जब्त कर सकते हैं, वही फॉरफीट कर सकते हैं जो पेमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो नहीं मिला है उनका नाम, जस्ट लाइक अलॉटमेंट पे नहीं मिला तो अलॉटमेंट का अमाउंट यहां पर आएगा, कॉल पे नहीं मिला तो यहां पर आएगा, जो मिला वो शेयर फॉरफीचर में आएगा, और इन तीनों का सम शेयर कैपिटल में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर करना है और कंडीशन ये है कि वो शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था, प्रीमियम पे इशू किया गया था मतलब 10 रुपए की चीज 12 रुपए 15 रुपए में इशू की गई है, यानी रेट से बढ़ाकर दी गई है। उस कंडीशन में जब फॉरफीचर करेंगे तो दो केसेस सामने आते हैं कि क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट दिया है या नहीं दिया है। अगर प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया है तो उस कंडीशन में बिल्कुल वही एंट्री होगी जो पार की कंडीशन में हुई थी। आपको याद है, जैसे कि आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी। पार में हमने एंट्री पास की थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब सेम अगर प्रीमियम का पेमेंट मिल चुका है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया है प्रीमियम का कंपनी को, तो उस कंडीशन में एंट्री पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये चीज यहां पर बिल्कुल भी सेम रहेगी, इसमें अलग से आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली कंडीशन आती है कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर शेयर प्रीमियम पे इशू था और प्रीमियम का पेमेंट दे दिया है तो ऊपर की एंट्री और पार की एंट्री बिल्कुल कॉमन रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं मिला है तो यहां पर एक एंट्री इसमें बढ़ जाएगी, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद प्रीमियम के लिए, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ठीक है, याद रखिएगा एंट्री बहुत इजी है याद करना। फॉरफीचर की एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेंगी, सिंपल है। पार की इशू एट पार की एंट्री बिल्कुल सेम है। वैसे ही अगर प्रीमियम पे कर दिया गया है शेयर होल्डर्स की तरफ से तो इशू एट प्रीमियम में जो केस आएगा वो एकदम कॉमन एंट्री है। केस कहां से चेंज होगा, अगर प्रीमियम पे इशू किया गया था और वो प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है तो उस केस में पूरी एंट्री वही रहेगी, बस शेयर कैपिटल के नीचे जो आपने डेबिट किया है उसके नीचे एक एंट्री और बढ़ाएंगे, एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को लाके डेबिट कर देंगे, बाकी पूरी एंट्री एज यूजुअल सेम रहेगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए।
ओके स्टूडेंट गाइस, हैव अ नाइस डे।